हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। होप आपके एचपीएस एग्जाम की तैयारी अच्छी चल रही होगी। आपका स्वागत है मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम के इस वीडियो में, इस सेशन में, जहां पर हम जीएस 3 के मेंस आंसर्स को प्रैक्टिस करेंगे। और आपके पॉपुलर डिमांड पर ये सीरीज चलाई जा रही है, जहां पर आप अपने प्रीलिम्स की जिस तरह से तैयारी कर रहे हो, और हम जानते हैं कि उसका डेट अभी आया नहीं है, तो उसी तैयारी, उसी चीज को आप मेंस आंसर्स में यूज कर सकते हो। किस तरीके से आपको आंसर्स लिखने चाहिए, इसकी प्रैक्टिस आपको प्रीलिम्स से पहले ही करते रहना चाहिए। इसी रीजन के वजह से हम ये सीरीज लेकर आए हैं। और जब भी हम मेंस आंसर राइटिंग करते हैं, हम फॉलो करते हैं 3 स्टेप फॉर्मूला, जहां पर सबसे पहला स्टेप होता है कि क्वेश्चन में क्या दिया गया है उसको अच्छे से समझा जाए। क्वेश्चन में जो भी वर्ड्स है, डायरेक्टिव वर्ड्स हैं, उनको हमें समझना है। डिस्क्राइब पूछा है, एक्सप्लेन पूछा है, इलैबोरेट पूछा है, इस तरह के वर्ड्स होंगे तो हमें कैसे आंसर करना है। साथ में क्वेश्चन में कितने माइक्रो क्वेश्चंस है, कई बार 2-3 चीजें पूछी होती हैं, तो उन माइक्रो क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई हमें करना होता है। ये सबसे पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप है क्वेश्चन की डिमांड है, जो भी है उसके हिसाब से, उसके कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से उस क्वेश्चन को आंसर करना। हर एक पार्ट ऑफ द क्वेश्चन को आंसर हम कर रहे हैं या नहीं, वो हमें इंश्योर करना चाहिए। और जिस तरह से हम जानते हैं हमारे एग्जाम का पैटर्न है 4 मार्क्स, 8 मार्क्स और 20 मार्कर क्वेश्चंस आते हैं, तो 8 एंड 20 मार्कर में हमें इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन सही से हम लिख रहे हैं या नहीं, ये चीज भी इंश्योर करनी है। अब हमने तो बेसिक चीजें 2 स्टेप्स में समझ लिए। तीसरा स्टेप हमारा ये है कि हम इस आंसर को कैसे एनहांस कर सकते हैं। तो आंसर को एनहांस करने के लिए हमें चाहिए होते हैं रिपोर्ट्स, केस स्टडीज और एग्जाम्पल्स। इनका जब आप यूज करते हो तो आपका आंसर बाकियों से यूनिक बनता है और आप टॉपर्स की तरह आंसर्स लिख सकते हो। तो इस 3 स्टेप फॉर्मूला हमारा गोल्डन रूल है, जिससे हम टॉपर्स की तरह आंसर्स लिख सकते हैं। तो इस सेशन में हम जीएस 3 के इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं उनसे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन, एक 8 मार्क्स का और एक 20 मार्क्स का क्वेश्चन हम इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारा जो जीएस 3 का है, डेमोग्राफिक प्रोफाइल, डेमोग्राफिक डिविडेंड और पॉपुलेशन पॉलिसी। इससे एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन हमने फ्रेम किया है, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लाइंस पर है। तो इससे प्रीवियसली पूछा गया था, मोर देन 45% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इज बिलो द एज ऑफ 25 इयर्स, यानी कि डेमोग्राफिक डिविडेंड पर पूछा गया है। हमने यहाँ पर टोटल फर्टिलिटी रेट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है। ये प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में बहुत ही ज्यादा रिलेवेंट है। ये क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में आ जाए, ये चीज भी हम कह सकते हैं, क्योंकि इंडिया का टोटल फर्टिलिटी रेट रिड्यूस हुआ है, जो कि पहले ऑन एन एवरेज 2.2 था, ये रिड्यूस होकर 2.0 हो गया है। ये हम एनएफएचएस सर्वे जो रिसेंटली हुआ है उसमें हम देख रहे हैं। इस वजह से ये क्वेश्चन रिलेवेंट है। यहाँ पर पूछा गया व्हाट वर द पॉसिबल रीजंस क्या थे कि इंडिया का जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो रिड्यूस हो गया है। ठीक है, क्वेश्चन हमने पढ़ लिया। क्या पूछा गया है, रीजंस क्या है जिसके वजह से क्या हुआ है, इंडिया का टोटल फर्टिलिटी रेट डिक्लाइन हुआ है। ओके, तो 2 चीजें वेरी इंपॉर्टेंटली यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, रीजंस एंड टोटल फर्टिलिटी रेट से रिलेटेड पूछा गया है। तो सबसे पहले टोटल फर्टिलिटी रेट, एक्चुअली ये जो है इंडिया में हमने ड्रॉप देखा है, उससे रिलेटेड आप लिखोगे और यहाँ पर आप कोट भी करोगे। आप यहाँ जिस तरीके से दिया गया कि एनएफएचएस सर्वे में ये चीज आई है और इस वजह से हम ये कह पा रहे हैं कि एक्चुअली ये डिक्रीज, ये ड्रॉप जो है देखा गया है। कोट करने के बाद इमीडिएटली आपको जो है जो हमारा टोटल फर्टिलिटी रेट है इससे रिलेटेड कुछ चीजें बतानी है कि क्यों इंडिया में ये रिड्यूस हुआ है। ओके, तो टोटल फर्टिलिटी रेट के बारे में हमें बताना है। इसके बाद हमने ये कोट कर दिया कि हाँ ये रिड्यूस हुआ है। एक्चुअली टोटल फर्टिलिटी रेट होता क्या है, TFR इज द एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन बोर्न टू अ वुमन इन हर लाइफ टाइम। ठीक है, हमारे 2 वाला फॉर्मूला, फैमिली प्लानिंग का फॉर्मूला जो इंडिया में चलाया जाता था वो एक्चुअली ट्रू है और ये टोटल फर्टिलिटी रेट को डिफाइन करता है। जो माता पिता होते हैं और उनके अगर 2 बच्चे होते हैं तो माता पिता को वो आगे जाकर रिप्लेस करेंगे, इसे रिप्लेसमेंट लेवल कहा जाता है। और टोटल फर्टिलिटी रेट एक्चुअली एक वुमेन अपने पूरे लाइफ टाइम में कितने बच्चों को जन्म देती है उस रेट को हम कहते हैं। अगर वो बच्चे 2 होंगे तो
वो रिप्लेस करते हैं माता और पिता को, राइट। तो ये टोटल फर्टिलिटी रेट को एक लाइन में हमने बहुत ही आराम से अच्छे से समझा दिया, क्योंकि 4 मार्कर क्वेश्चन में हमेशा बहुत सारी चीजें कंसाइज वे में आराम से जो है कम शब्दों में हमें लिखना होता है, तो वर्ड्स अच्छे हमें यूज करने होते हैं। उसके बाद इमीडिएटली हमने पॉसिबल रीजंस की तरफ हम आगे बढ़ गए। पहला रीजन है, ये चीज हमारे एनएफएचएस सर्वे में भी दिया हुआ है कि इंस्टीट्यूशनल बर्थ्स, यानी कि जो भी जन्म हो रहा है अच्छे हॉस्पिटल अच्छी जगह पर या फिर एक ट्रेन्ड पर्सन के द्वारा किया जा रहा है, इस वजह से जो हम कह सकते हैं कि टोटल फर्टिलिटी रेट और ये चीजें जो है कम हुई हैं और लोगों को एक्चुअली पता चला है कि फैमिली प्लानिंग के जो मेजर्स हैं वो हमें लेनी चाहिए। दूसरा यहाँ पर है वुमेन स्कूलिंग। बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है कि वुमेन अवेयर हों कि उनको क्या करना चाहिए। बहुत सारे जो है बच्चे जन्म देने से ऑब्वियसली पॉपुलेशन ग्रोथ होगा, उनके लिए भी मुश्किल होगा संभालना, तो जो फैमिली प्लानिंग है उसे करना पड़ता है। ये अवेयरनेस और लोगों को इस चीज से रिलेटेड अवेयरनेस लाना बहुत ही बड़ा एक चैलेंज गवर्नमेंट के लिए रहता है। तो वुमेन जब उनकी स्कूलिंग हाई रहेगी और वो अच्छे तरीके से अवेयर रहेंगे कि हमें फैमिली प्लानिंग करना है, तो वो कंट्रीब्यूट करेगा टोटल फर्टिलिटी रेट को रिड्यूस करने में। अगला है एडॉप्शन ऑफ मॉडर्न कॉन्ट्रासेप्शन। तो मॉडर्न कॉन्ट्रासेप्शन को अडॉप्ट करना, कॉन्ट्रासेप्टिव जो मेथड्स थे उनको अडॉप्ट करना, वो भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो हमने यहाँ पर लिख दिया। इवन एनएफएचएस रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि लेवल ऑफ मॉडर्न कॉन्ट्रासेप्शन हैज इंक्रीज्ड। ठीक है, तो जो भी हम कह रहे हैं उसे हम सपोर्ट कर रहे हैं रिपोर्ट की फाइंडिंग के साथ। इवन वुमेन स्कूलिंग का भी हमने यहाँ पर बता दिया है कि अगर जो महिला पढ़ी लिखी नहीं है तो टोटल फर्टिलिटी रेट 2.8 रहा, जो पढ़ी लिखी है 1.8 रहा, राइट। तो ऐसे हमें सब्सटैंशिएट करना है और इस तरीके से 4 मार्कर में बहुत ही सटीक हमें जवाब जो भी आंसर है वो लिखना है। और इसके बाद में हम एक छोटा सा लिख सकते हैं कंक्लूजन, राइट। 4 मार्कर में कंपलसरी नहीं होता है पर हम लिख सकते हैं द टोटल फर्टिलिटी रेट हैज डिक्लाइंड इन रीसेंट टाइम्स एंड विल रिजल्ट इन फर्दर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। कंक्लूजन में हमें करना क्या है, आगे क्या होगा, फ्यूचर और अलग अलग सेक्टर से अलग अलग चीजों से हमें डायमेंशन से हमें लिंक करना होता है। और ये तो हुआ है, आगे क्या होगा वो हम बता रहे हैं कि इसके वजह से जो कमी आई है टोटल फर्टिलिटी रेट में, उस वजह से जो भी सर्विसेज अच्छे से हम उनका यूज कर सकते हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में ये हेल्प करेगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं 8 मार्कर। यहाँ पर सेक्टोरल कॉम्पोजिशन विथ रेस्पेक्ट टू कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी एंड एम्प्लॉयमेंट, ये हमारा जो टॉपिक है वो हम देख रहे हैं। और ये जो टॉपिक है यहाँ पर है व्हाट आर द फैक्टर्स, एक्चुअली ये सब यूनिट 1 का है, सॉरी दोस्तों, सब यूनिट 1, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट हैव लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ सर्विसेज सेक्टर इन इंडिया, ये पूछा गया और 8 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन आपके सामने है। इसी तरह से प्रीवियसली एक क्वेश्चन पूछा गया था मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से रिलेटेड, उसी लाइंस पर ये क्वेश्चन लाया गया है। ठीक है, तो हम यहाँ पर बता रहे हैं कि सर्विसेज सेक्टर का ग्रोथ इंडिया में ऑब्वियसली हम देख रहे हैं, पर इसके पीछे फैक्टर्स क्या हैं, क्या रीजन है। ठीक है, तो इकोनॉमिक सर्वे का हम डेटा यहाँ पर कोट करेंगे सबसे पहले कि क्या एक्चुअली सर्विसेज सेक्टर का अच्छा ग्रोथ है, क्या वो कंट्रीब्यूट कर रहा है हमारे जीडीपी को। तो यहाँ पर हम बताएंगे कि मोर देन 50%, तो इकोनॉमिक सर्वे रिसेंट जो भी होगा उसमें दिया होगा इंडिया का जो स्टैटिस्टिक्स है उनमें से सर्विसेज सेक्टर से रिलेटेड एक स्टैटिस्टिक आप जो है याद कर लोगे और इस तरीके से एग्जाम में कोट करोगे। मोर देन 50% जो इंडिया का जीडीपी है उसमें कंट्रीब्यूशन सर्विसेज सेक्टर का है। ठीक है, और ये सेक्टर जो है आउटपुट ग्रोथ इसमें हो रही है, प्रोडक्टिविटी ग्रोथ हो रही है, जॉब्स भी बहुत ज्यादा हम सर्विसेज सेक्टर में आईटी सेक्टर में देखते हैं। तो ये सारी चीजें हो रही हैं एक्चुअली, वो हमने बता दिया और उसको इकोनॉमिक सर्वे के रिपोर्ट से जो है सब्सटैंशिएट कर दिया। इसके बाद फैक्टर्स हम बताएंगे क्यों ऐसा हो रहा है, क्या हुआ था। ठीक है, फैक्टर्स दैट हैव लेड टू दिस, और ये हमने यहाँ पर बता दिया कि फास्टर देन यूएस से हमारे इंडिया में सर्विसेज सेक्टर का ग्रोथ हो रहा है, चाइना से भी ज्यादा प्रोडक्टिविटी ग्रोथ हो रहा है सर्विसेज सेक्टर में, राइट। क्या है इसमें, सबसे पहली चीज तो हम ये बताएंगे कि सर्विसेज सेक्टर में कुछ ऐसे एडवांटेजेस होते हैं, उन एडवांटेजेस को कैपिटलाइज करना, यूज करना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और वो इंडिया ने किया है। यहाँ पर 3 एडवांटेजेस बताएंगे, ट्रेडेबिलिटी, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन और ट्रांसपोर्ट।
सर्विसेज आपको देने हैं, यानी कि कोई सॉफ्टवेयर बनाना है इंडिया में तो वो आराम से एक्सपोर्ट हो सकता है, डायरेक्टली कंप्यूटर के थ्रू आप यूएस भेज सकते हो। पर कोई सामान, कोई गुड्स आपको भेजने हैं तो वो कस्टम्स के थ्रू जाएंगे, शिप में लोड होंगे, उसके बाद जाएंगे, राइट। तो ये सारी चीजें सर्विसेज सेक्टर में नहीं है और इंडिया ने इस चीज का फायदा उठाया है, वो हम कह रहे हैं। इंडिया एज एन एक्सपोर्ट हब, तो सर्विसेज की एक्सपोर्ट इंडिया में बहुत ज्यादा होती है, सर्विसेज एक्सपोर्ट। और ये चीज, इससे रिलेटेड हमने डेटा भी बता दिया गवर्नमेंट का, तो 6 to 8% ग्रोथ हम जो है देख रहे हैं 2021 से 24। आगे 2025 में इतना बिलियन मार्केट रीच करेगा, ये भी हमने बता दिया। तो फैक्ट फिगर्स बताना बहुत ज्यादा जरूरी है। इनोवेशन जो इंडिया में है वो भी बढ़ रहा है। इनोवेशन जब बढ़ता है वो सर्विसेज सेक्टर को बहुत ज्यादा एक कॉम्प्लीमेंट करता है। इस तरीके से हमने कहा ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 में हमारी रैंकिंग जो है वो बेटर हुई है। इसके साथ में पॉलिसी सपोर्ट, गवर्नमेंट भी अच्छे से सपोर्ट कर रही है, जहां पर कुछ ऐसे सेक्टर, जीरो टैक्स फॉर एजुकेशन एंड हेल्थ सर्विसेज, ये कर दिया है गवर्नमेंट ने, ये हमने बताया। और इसके साथ में कुछ ऐसे पॉलिसीज लाए गए हैं जिससे जो सर्विसेज सेक्टर को बहुत ज्यादा मदद हो। इनमें से एक है न्यू हेलीकॉप्टर पॉलिसी टू बिल्ड डेडिकेटेड हब्स एंड कॉरिडोर्स, यानी कि डेडिकेटेड हब बनाएंगे, वहां से सर्विसेज एक्सपोर्ट होंगे, ठीक है। इन्वेस्टमेंट्स में भी बहुत ज्यादा ग्रोथ देखे जा रहे हैं, इससे रिलेटेड हमने यहाँ पर डेटा दे दिया। साथ में एक और चीज हम बता रहे हैं कि लेबर पार्टिसिपेशन बहुत हाई है, ठीक है। आप बीटेक कंप्यूटर साइंस आईटी में करोगे, आराम से जो है थोड़ा बहुत पढ़ के और आगे कुछ लैंग्वेजेस सीख के आपको आराम से जॉब मिल जाती है सर्विसेज सेक्टर में। तो लेबर पार्टिसिपेशन भी ज्यादा है क्योंकि ये इजी है, और सर्विसेज सेक्टर का कंट्रीब्यूशन पॉवर्टी रिडक्शन में भी बहुत ज्यादा है। 1% इंक्रीज अगर एम्प्लॉयमेंट हो रहा है तो पॉवर्टी 1.5% रिड्यूस हो रही है, राइट। तो ये फैक्ट्स हम बताएंगे और इसी वजह से हमारा सर्विसेज सेक्टर इंप्रूव हो रहा है, हमने कह दिया। अब थर्ड क्वेश्चन 20 मार्क्स का देखते हैं। यहाँ पर पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन इन इंडिया, ये टॉपिक जो है यूनिट 1 सब यूनिट 1 का टॉपिक हम देख रहे हैं। यहाँ क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज इन्फ्लेशन, व्हाट आर द स्टेप्स टेकन बाय इंडियन गवर्नमेंट एंड अदर स्टेक होल्डर्स टू रिड्यूस इन्फ्लेशन इन इंडिया। तो ये जो है प्रीवियसली 2018 में व्हाट इज इन्फ्लेशन टारगेटिंग, ये पूछा गया था। उसी लाइंस पर अगर हमने 20 मार्क्स क्वेश्चन बनाए तो ऐसा बनेगा। यहाँ देखिए सबसे पहले हमें देखना है कि माइक्रो क्वेश्चंस क्या है। पहले ये है कि इन्फ्लेशन क्या है वो बताना है, फिर स्टेप्स क्या लिए गए हैं इंडियन गवर्नमेंट एंड अदर स्टेक होल्डर्स, जो कि हमारा सेंट्रल बैंक है, इन्फ्लेशन को रिड्यूस करने के लिए, ठीक है। तो 2 माइक्रो क्वेश्चन तो हमें दिख रहे हैं। यहाँ पर एक और चीज है, पूछा गया है कि स्टेप्स क्या लिए गए हैं इन्फ्लेशन को रिड्यूस करने के लिए। तो स्टेप्स क्या लिए गए हैं ये समझने से पहले क्या कॉजेस होते हैं, क्यों इन्फ्लेशन बढ़ता है, वो भी हमें लिखना है। तो 3 चीजें यहाँ पर हैं और ये चीज हमें बहुत ध्यान देना है कि इसमें एक चीज जो बच्चे भूल जाएंगे वो है कॉजेस क्या है इन्फ्लेशन के, वो लिखना भूल जाएंगे। पूछा ही नहीं है क्यों लिखे, राइट। तो वो हमें नहीं करना है, कॉजेस भी लिखना है, तब हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं वो आराम से बता सकते हैं। सबसे पहले हमने इन्फ्लेशन को डिफाइन किया, राइज इन जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस, सस्टेन्ड राइज जब होता है, जनरल बहुत सारे गुड्स के प्राइसेस बढ़ने लगते हैं, उसे हम इन्फ्लेशन कहते हैं, राइट। इस इन्फ्लेशन को अगर सस्टेन्ड टाइम में होता है तो वो नुकसान पहुंचाता है इकोनॉमी को। क्या टाइप्स के इन्फ्लेशन है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। यहाँ पर अगर डिमांड और सप्लाई इस तरीके से है और अगर डिमांड जो है वो बढ़ जाती है, राइट, ज्यादा चीजों की जरूरत है, अभी सप्लाई उतना को उतना ही है, तो इसको सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा, जो भी चीजें हैं इकोनॉमी में उनके प्राइसेस बढ़ जाते हैं, ओके। तो उसे डिमांड पुल कहते हैं। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, जहां पर ये होता है कि जो भी प्रोडक्शन कर रहा है उसका कॉस्ट बढ़ जाता है, ठीक है। प्रोडक्शन जो कर रहा है उसका कॉस्ट बढ़ जाता है, फैक्ट्रीज जो पीपल चला रहे हैं उनका कॉस्ट बढ़ गया, तो वो कॉस्ट बढ़ने का जो इफेक्ट है उसे बनाने में ही ज्यादा, 100 रुपए पहले लगते थे, 120 रुपए अभी लग रहे हैं, तो कॉस्ट जो प्रीवियसली 120 रुपए होगा जो कंज्यूमर दे रहा है वो बढ़ जाएगा, अब 140 रुपए में वो बिकेगा, राइट। तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन इसे कहते हैं। तो इस तरीके से हमने 2 टाइप बता दिए। और क्या है रीजंस, ये भी बताना बहुत ज्यादा जरूरी है। गवर्नमेंट स्पेंडिंग होता है, जहां पर गवर्नमेंट स्पेंड जब पैसे करती है, मार्केट में इकोनॉमी में पैसे लेकर आती है, तो बहुत ज्यादा लोगों के हाथों में पैसे होते हैं और इससे इन्फ्लेशन बढ़ता है। इसी तरीके से मॉनेटरी स्टिमुलस, जहां पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है मार्केट में पैसे लेकर आई है,
वो एक हम कह सकते हैं रीजन है। इसके साथ एक्सटर्नल शॉक्स जो कि कोविड पेंडेमिक, रशिया यूक्रेन वॉर के समय प्राइसेस कैसे हाई हुए थे वो हमने देखा। अब क्या स्टेप्स हैं इनको रिड्यूस करने का? मॉनेटरी पॉलिसी सबसे पहला स्टेप है हम कह सकते हैं। और मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में थोड़ा सा आप लिखोगे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के इंडिया जो है इन्फ्लेशन टारगेटिंग करती है। इसमें कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंबाइंड को ये टारगेट करती है और 2 से 6% के बीच में ये होना चाहिए, ये टारगेट रहता है। इसके लिए क्या किया जाता है? जो रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, इन सभी को इंक्रीज किया जाता है। रेपो रेट बढ़ेगा। रेपो रेट का मीनिंग आप जानते होंगे, वो रेट जिस पर बैंक्स जो है आरबीआई से लोन लेते हैं। तो रेपो रेट बढ़ेगा तो लोन महंगा हो जाएगा, बैंक्स लोन आरबीआई से नहीं ले पाएंगे। बाकी सब बढ़ेंगे तो ज्यादा से ज्यादा पैसा जो है बैंक आरबीआई के पास रखने की कोशिश करेगा, क्योंकि उस पर इंटरेस्ट अच्छा मिल रहा है, राइट। इसी तरीके से रिजर्व रेशियोज बढ़ाए जाते हैं, जहां पर बैंक के पास जो भी पैसा है उसको लोन में घुमाने के लिए जो बैंक के पास रिजर्व होता है, यानी कि कुछ परसेंट वो लोन में नहीं दे सकता, बैंक को रिजर्व में रखना है, इस रेशियो को बढ़ा दिया जाएगा ताकि मार्केट में पैसा कम जाए, लोन्स कम दे बैंक्स। ओपन मार्केट ऑपरेशन, जहां गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को मार्केट में जो है सेल किया जाता है और मार्केट से पैसे जो है वो अब्सॉर्ब किए जाते हैं। फिस्कल पॉलिसी भी हो सकता है, जहां पर कॉस्ट रिडक्शन की कोशिश कर रहे हैं, जो हमने देखा था कि कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होता है, कॉस्ट रिड्यूस जो है गवर्नमेंट कर सकती है। इसके साथ में लॉन्ग टर्म मेजर्स, जहां प्रोडक्शन बढ़ाने का काम गवर्नमेंट कर सकती है और बाहर ग्लोबल मार्केट से इंसुलेट करने का काम भी गवर्नमेंट कर सकती है। जैसे बाहर इन्फ्लेशन है, इंडिया में प्राइसेस बढ़ गए तो सब्सिडीज प्रोवाइड करो, उससे जो है प्राइसेस कम हो सकते हैं, राइट। तो ये स्टेप्स लिए जा सकते हैं और इस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये थे हमारे 3 क्वेश्चंस और आई होप आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपने जो है सुबह क्वेश्चंस फाइल देखी और उसे आपने लिखा होगा और इन क्वेश्चन से आपने कंपेयर किया होगा, ये पॉइंट्स आपने लिखे हैं, तो वेल एंड गुड, आपको जो है मैक्सिमम मार्क्स मिल रहे हैं। इसके साथ में आपके प्रीलिम्स की तैयारी को अच्छे पेस पर रखने के लिए हम आपके लिए लेकर आए एचपीएस प्रीलिम्स का ये कोर्स और टेस्ट सीरीज, जहां पर आपको प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, करंट अफेयर, एचपीजीके का मॉड्यूल और साथ में लाइव रिवीजन सेशंस कराए जाएंगे। इसके साथ पावर पैक जो कोर्स है वो हम लेकर आए हैं, जहां पर आपके ओवरऑल प्रिपरेशन को और भी अच्छा बना सकते हो विद द कंप्लीट जीएस मॉड्यूल, टेस्ट प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, टीसैट का मॉड्यूल आपको मिल रहा है, स्पेशल हिमाचल जी के मॉड्यूल और कंप्लीट करंट अफेयर्स, राइट। तो इसके साथ में हम एंड करते हैं इस सेशन को। आई होप आपको मजा आया होगा। कैसा लगा आपको इस सेशन को देखकर और क्या इनसाइट्स है, क्या फीडबैक है, आप कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, जय